नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। हमारे साथ है विनय यादव जी, राजनीति विश्लेषक। और क्योंकि राजनीति हरियाणा की गरमाई हुई है और सबसे बड़ी राजनीति गरमाई हुई है इनेलो की और जेजेपी की, किस तरीके से ये परिवार अलग हुआ, पार्टी बनी, लेकिन कहें कि अब एक बार फिर चर्चाओं में ये परिवार है इनेलो और जेजेपी। किस तरीके से बयानबाजी का दौर शुरू हुआ है और इसकी वजह है कि जेजेपी सत्ता में थी बीजेपी के साथ और बीजेपी ने इनको अलग कर दिया। और उसके बाद लोकसभा चुनाव का आगाज हुआ। लोकसभा चुनाव में जब ये कहीं भी जा रहे हैं वहां इनका विरोध हो रहा है और दूसरी तरफ मीडिया में खबरें आ रही हैं कि इनेलो जेजेपी एक हो जाए। लेकिन जिस तरीके से तीखी बयानबाजी आ रही है दोनों तरफ से, उसी पे चर्चा करेंगे विनय यादव जी से, क्योंकि राजनीति के बड़े जानकार हैं, इनेलो में भी रहे हैं और राजनीति को बड़ी भली भांति जानते हैं। विनय जी, सीधा सीधा सवाल देरी किए बिना, ये किस तरीके से देखते हैं बयानबाजी जो शुरू हुई है दोनों परिवारों में? मुझे क्या लगता है कि ये कहीं एक खेल तो नहीं है, लोकसभा चुनाव को देख करके दोनों परिवार आपस में फिर गुत्थम गुत्थी हो रहे हैं ताकि जनता का मूड इधर हो जाए, ताकि इनकी जो लड़ाई हो रही है दोनों परिवारों की यहां रुक हो जाए लोकसभा चुनाव को देखते हुए? या फिर आपको लगता है जेजेपी का अस्तित्व खतरे में है? जिस तरीके से उनके नेता इस्तीफा दे रहे हैं, उनका प्रदेश अध्यक्ष देता है, उनकी निकाय चेयरमैन देती है, तमाम ये चीजों को किस तरीके से देखते हैं जो 2-3 दिन से ये एपिसोड चल रहा है? मोहन जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विरोध में वोट लेकर के जेजेपी को लोगों ने बहुमत दिया था। इनके जो भी विधायक जीतकर आए थे उनको जो भी जन समर्थन मिला था वो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट मिला था। इन्होंने अपने जितने भी उस टाइम इनके भाषण निकाल के देखेंगे आप, तो ये भारतीय जनता पार्टी को दिन रात उनके विरोध में वोट मांगते थे और उनकी कमियां निकालते थे और जिस भी तरह की वो भाषा का इस्तेमाल करते थे वो सब लोगों के सामने है। अब क्या हुआ, जब चुनाव इनकी पार्टी से 10 विधायक जीत गए और भारतीय जनता पार्टी भी बहुमत नहीं ला पाई, 75 पार का नारा देने के बावजूद भी वो 40 पर उनका आंकड़ा अटक गया, तो समर्थन की जरूरत पड़ती उनको, तो निर्दलीय विधायकों के थ्रू वो सरकार बना सकते थे भारतीय जनता पार्टी। मगर हर समय डर एक यही सताता रहता उनको, पता नहीं कब सरकार गिर जाए, कब सरकार गिर जाए। दूसरा, दुष्यंत चौटाला जी ने नई पार्टी बनाई थी, सत्ता में रहना उनकी मजबूरी थी, तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के ऑफर को कबूल किया। और दूसरी एक वजह यह थी कि उनको एक डर और भी था, आपकी पार्टी से विधायक तो जीत कर आ गए हैं मगर कहीं ऐसा ना हो आपकी पार्टी के विधायक ही एक बहुमत के आधार पर छोड़ के चले जाए और आप उनका कुछ भी नहीं कर पाए और भारतीय जनता पार्टी में सरकार में शामिल हो जाए और आप एक साइड ठगे के ठगे रह जाए और आपकी सत्ता में भागीदारी ना हो। ये सबसे बड़ा डर उनको उस टाइम लग रहा था, इसलिए उन्होंने सहज भाव से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में शामिल होना मंजूर किया। क्या लगता है ये चूक वहीं कर गए सबसे बड़ी? क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने नारा दिया था बीजेपी को जमुना पार हम भेजेंगे, ताड़ी हमारे पास है, चाबी हमारे पास है, हम जिस ताड़े में लगाएंगे वहां सरकार बनेगी। क्या लगता है ये जनता में जो इन्होंने जिस तरीके से चुनाव प्रचार 2019 में किया कि भाई बीजेपी को जमुना पार, भ्रष्टाचार, पेपर लीक को लेकर के तमाम मुद्दों के खिलाफ बीजेपी के खिलाफ बोले, ना कि कांग्रेस के खिलाफ, और उसी पार्टी में चले गए, यहीं से एक बहुत बड़ी चूक ये जेजेपी कर गई। मोहन जी, ये यकीनन उस अगर सत्ता के लिहाज से देखें, इनके अपने स्वार्थ के हिसाब से देखें तो इनको ये चूक नहीं लगती, क्योंकि इनको डर था जो हाल कुलदीप बिश्नोई का हुआ था वही हाल कहीं तुम्हारा ना हो जाए। जिस तरह कांग्रेस की सरकार के समय कुलदीप बिश्नोई के अधिकांश विधायक छोड़कर चले गए थे और पूरे 5 साल सत्ता में रहे और दल बदल कानून का केस चलता रहा, मगर उसका फैसला कब आया? जब सरकार का कार्यकाल पूरा हो गया था। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें फैसला जल्दी आने की उम्मीद रखना तो एक बेईमानी है। तो इनको पूरा डर था अब कहीं ऐसा ना हो अब पैसे में और सत्ता के लालच में आपके विधायक आपको छोड़ के चले जाएं और आप एक साइड ठगे से रह जाएं। तो ये जो उन्होंने विरोध में जो वोट मांगी थी ना, उस टाइम भी जनता ने विरोध तो काफी किया था। इनके वोटरों ने, सपोर्टरों ने कहा भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार मत बनाइए, मगर उस टाइम इनको केवल एक सत्ता में शामिल होना, एक सत्ता सुख के लिए इनको वही रास्ता दिख रहा था, दूसरा रास्ता इनको नहीं दिख रहा था और ये सत्ता के अंदर चले गए। सत्ता में जाने के बाद भी क्या हुआ, मैक्सिमम जो अहम पद थे वो इन्होंने डिप्टी सीएम का पद और जो हरियाणा के अहम मंत्रालय थे वो अपने विधायकों को ना दिलवाकर इन्होंने सारे अपने पास रखे। फिर भी विधायकों में नाराजगी बनी रही लगातार। गाए भगाए आप देखिए, गौतम जी के बयान आते थे और जो इनके कई सिटिंग विधायक है उनके बयान आते थे।
सारे पद इन्होंने ले रखे हैं, हमारे काम नहीं हो रहे, सरकार सुन नहीं रही है। तो उस समय भी इन्होंने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। कई बार इनके विधायकों ने चेताया भी, इतना भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर मत करिए, मगर ये सत्ता में शामिल रहने की वजह से और सत्ता सुख की वजह से ये उस बातों पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। यानी कि सत्ता के नशे में चूर बिल्कुल थे जी, सत्ता आ गई। बिल्कुल इन्होंने। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, अब ये अपना सत्ता का नशा देश प्रदेश की जनता को ना दिखाकर मेन अपने जिस पार्टी से निकल कर आए थे, जहां से इस पार्टी का जन्म हुआ था, जिस पार्टी का आप समझ ले एक तरह से एक अंश है, वहां उनके मुखिया को ये दिखाना चाहते थे कि हम देखो हमने कितने नए समय में नई पार्टी हमारी बनाई और हम सत्ता के अंदर शामिल और कितने अहम पद हमने ले रखे हैं। ये बहुत भारी बहम इस टाइम उनके अपने दादा को दिखाना चाहते थे कि देखिए हम आपसे बड़े ताकतवर हैं। जो भी इनेलो के जो भी मुखिया रहे और जो भी बड़े नेता रहे, उन सबको दिखाना चाह रहे थे। लेकिन अभी पिछले दिनों जिस तरीके से वो ताड़ा ही गायब हो गया, इनको बाहर एक तक किया गठबंधन से, इनको बाहर उठा करके फेंक दिया, पूरी सरकार गिराई गई, नए तरीके से जो है सैनी को सीएम बनाया गया, इनको बाहर किया गया। क्या लगता है ये चाबी रह गई, ताला फिर कहीं खो गया, या फिर अब जिस तरीके से बातें आई दोनों परिवार एक हो जाए, या पार्टी में जो बिखराव जिस तरीके से जेजेपी में हो रहा है वो डर है, या फिर मेरा एक बड़ा सवाल आपसे है कि जिस टाइम इनकी 10 सीटें आई थी इनको क्या करना चाहिए था? वो दर्शक जानना चाहते हैं विश्लेषक की जुबानी, क्या डिसीजन गलत था बीजेपी के साथ जाना, या उस वक्त क्या कर सकते थे? मोहन जी, आपने कई सवाल एक साथ पूछे, सिलसिलेवार में सबका आपको समय का अभाव है, सबका जवाब देता हूं मैं। सबसे पहले तो हम 10 सीटों वाली बात करते हैं। जिस समय इनकी 10 सीटें आई, उस समय अगर इनको आज ये अपने दादा का राग अलाप रहे हैं, अजय जी अपने पिता का राग अलाप रहे हैं, बड़े साहब अगर कहे हमें वो बुलाए तो हम वहां जाएंगे, हम चले जाएंगे, हम तैयार बैठे हैं। आप याद कीजिए, पहले भी कई बार इस तरह की बातें उठी थी, उस टाइम इन्होंने कभी नहीं कहा अगर बड़े साहब बुलाएंगे तो हम चले जाएंगे। उस टाइम उन बातों पर ये कोई जवाब नहीं देते थे। अब जब जेजेपी को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, किसान आंदोलन की वजह से और प्रदेश में जनता का हित ना करने की वजह से अब सारा जो खामियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है, वो विरोध इतना भारी हो रहा है, उस विरोध के डर से इनको लग रहा है कि आप अकेले तो कहीं लोगों के बीच वोट मांगने के लिए जा ही नहीं पाओगे, लोग आपको गांव में घुसने नहीं दे रहे, तो एक ये रास्ता तलाश रहे हैं किसी की आड़ में रहकर हम अपना वर्चस्व जो बचा ले, अपनी हम साख बचा ले। तो एक अभी आड़ चाह रहे हैं बड़े साहब की, केवल इच्छा इनकी दिल की अब भी नहीं है जाने की। अगर दिल की इच्छा होती तो जब ये 10 विधायक इनके जीत के आए, उसी समय दुष्यंत जी अपने दादा के पास जाते और उनके चरणों में नमन करते कि देखो दादाजी, मैंने नई पार्टी बनाई और मैं 10 के 10 विधायक जिता के लाया हूं और ये 10 विधायक मैंने आपके हवाले कर दिए, आप मुझे मुख्यमंत्री बनवाइए। कैसे बनवाएंगे? चौटाला साहब में इतनी काबिलियत थी, अब वो निर्दलीय विधायकों से संपर्क साधकर उनको साथ लेके इसको मुख्यमंत्री बनवाते और 100% सरकार इनकी होती। और उनमें इतनी काबिलियत थी, चाहे बीजेपी मजबूरन उनको समर्थन देती और चाहे कांग्रेस देती, मगर सरकार मुख्यमंत्री जेजेपी का होता, पूरी कैबिनेट इनकी होती और इनके सारे विधायकों की चलती, कार्यकर्ताओं की चलती, पार्टी एक बड़े अच्छे लेवल पे स्टैंड कर जाती। मगर उस टाइम ये बात जानना नहीं चाह रहे थे, इनकी अंदरूनी पारिवारिक क्या वजह, वो तो ये दोनों परिवार जानते होंगे वजह क्या रही है। कोई ईगो थी, जो भी रही हो, ईगो नहीं, मैं कह रहा हूं मेरे हिसाब से ये दिखाना चाह रहे थे अपने आप को कि भाई हमारा हाँ जी, हाँ जी, दादा को दिखाना चाहते हैं कि आज हम इतने बड़े आदमी बन गए। बिल्कुल, ये अपने चाचा को, अपने दादा को, या जो इनेलो के जो बड़े पुराने नेता पदाधिकारी थे उन सबको दिखाना चाह रहे थे तुम लोग मेरे साथ नहीं आए नई पार्टी बनाने के बावजूद, मगर हमने विधायक जिताए और हम सत्ता में भी शामिल हो गए हैं, और देख लो तुम सत्ता में नहीं रखे, विपक्ष में लंबे समय से बैठे हो, तुम्हारा वजूद खत्म हो जाएगा। मगर समय ने करवट ली, अब ये ऐसी पार्टी के साथ चले गए जिसका इतिहास ऐसा है, अब वो जिसको भी समय पड़ने पर जिसका समर्थन लेती है, मौका निकलने के बाद, उनकी जरूरत पूर्ण होने के बाद उनको लात मारने का काम करती है। और उसका ताजा तरीन आपने बयान देखा होगा भाई अजय सिंह चौटाला जी का, अब उन्होंने खुद स्वीकार किया है, अब भारतीय जनता पार्टी ने हमारा इस्तेमाल किया, जिस सीढ़ी पर उन्होंने चढ़ने का काम किया उसी सीढ़ी को उन्होंने लात मार दी। तो ये लोगों के इमोशन से अब खेल रहे हैं। 4.5 साल आपने सत्ता भोगी है, आपके लोग आज भाग करके जा रहे हैं। क्या आपने 4.5 साल में कोई काम किया है? जिस तरीके से आप दावा कर रहे थे चुनाव से पहले बड़े बड़े के जमुना पार हम कर देंगे, सत्ता में हम आएंगे, 75% नौकरियां देंगे, 5100 रुपया पेंशन देंगे बुजुर्गों को, ये तमाम चीजें, यानी कि नाराजगी लोगों में क्यों इतनी है? जेजेपी को लेकर के इतना गुस्सा क्यों? किसान आंदोलन हुआ, आपने महिलाओं के पहलवानों ने आंदोलन किया, आप किसी के बारे में नहीं बोले। आज आपको हरियाणा की जनता याद आ रही है। तो ये डर अब परिवार में क्यों जाना चाहते? क्या छतर छाया चाहिए या किस तरीके? लेकिन अभय ने तो कह दिया ना कि गद्दारों को हम नहीं लेंगे। मोहन जी,
आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद वो चाहे कितना ही बड़ा दल हो, कितना ही बड़ा नेता हो, भारतीय जनता पार्टी धीरे 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 उसकी टीआरपी को, उसके वर्चस्व को, उसकी लोकप्रियता को खा जाती है, खत्म कर देती है। इनके साथ भी धीरे धीरे प्री प्लान करके वही गेम पूरा किया गया। आप देखिए उस टाइम जैसे नीतीश कोरोना काल आया, शराब घोटाला कितनी प्रमुखता से उठा, मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। नाम आया जिसका भी आया, उन सब नामों को दबा दिया गया। नीतीश के साथ भी ऐसा ही हुआ। इधर आप पंजाब की बात करें, अकाली दल की, वहां भी ऐसा ही हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी की यह परंपरा है, वो जरूरत के समय तो उसको इस्तेमाल करती है, जब उसका मतलब हल हो जाता है तो उसको लोग ठोकर मार के अलग कर देती है। अब बात आप आगे की कर रहे थे, दुष्यंत चौटाला को, जेजेपी को बिल्कुल विश्वास नहीं था कि लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ अलायंस खत्म कर लेगी। इनकी अपनी सोच के अनुरूप ये चाह रहे थे अगर लोकसभा चुनाव तक तो हमारा अलायंस रहेगा ही रहेगा, क्योंकि भाजपा को भी वोट चाहिए, एक दो सीटें भी मिलेगी और भाजपा को भी वोट बैंक चाहिए, इसलिए जेजेपी के साथ वो अलायंस में रहेगी। और जैसे ही लोकसभा का चुनाव होगा, अगर हम उसके अनुरूप हमारा रिजल्ट नहीं आया तो हम खुद भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देंगे और लोगों में हम ये मैसेज देंगे अगर भारतीय जनता पार्टी हमारे अनुसार लोगों के हित के काम नहीं कर रही थी, हरियाणा प्रदेशवासियों के हित के काम नहीं कर रही थी, इसलिए हमने समर्थन वापसी ले लिया हरियाणा सरकार से। और ये कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार भाप रही थी, अगर लोकसभा चुनाव के बाद जेजेपी समर्थन वापसी लेती है तो भारतीय जनता पार्टी को लोग ज्यादा बैकफुट पर लाएंगे और ये लोगों के अंदर अपनी सिंपैथी बरकरार रखेंगे। पर वो दाव इनका उल्टा पड़ गया। अब उन्होंने लोकसभा से जस्ट पहले इनसे समर्थन वापसी लेके इनका जो वास्तविक अस्तित्व है, जो इनकी पार्टी की छवि है, उसको लोगों में जितनी लोकप्रियता है वो इन्होंने प्रदेश को दिखा दी और ये दाव इनके ऊपर उल्टा पड़ गया। और जिस तरह की बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए हमारे माननीय डिप्टी सीएम साहब ने, इनकी विधायक जो रही पार्टी से उन्होंने, और हमारे इनके जो है डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने जो बयानबाजियां की, अब वही बयान निकल निकल के लोग इनको दोबारा से दिखा रहे हैं। किसान आंदोलन की बात हो, पहलवान बेटियों की बात हो, पेंशन जो इन्होंने 5100 रुपए कही थी उसकी बात हो, हम सरकार आते ही 5100 रुपए पेंशन करेंगे, एमएसपी की बातें, ऐसे कितने ही मुद्दे जो आए थे। और जो हरियाणा के युवाओं को रोजगार मिलेगा यहाँ के इंडस्ट्रीज में, उस मुद्दे पर जब सरकार में थे तो उन्होंने इन चीजों पर कोई अमल नहीं किया, केवल सत्ता में रहने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसियों को मानते रहे और उनके अनुसार काम करते रहे। चलिए, मेरा एक और सवाल है, इनेलो से टूट करके जेजेपी बनी, इनेलो को ये कहा जाता था कि भाई ये इस तरीके की पार्टी है, लूट खसोट वाली है, बड़ा प्रचार प्रसार किया जाता था बीजेपी की ओर से, अन्य पार्टियों की ओर से। टूट करके आप साफ सुथरे एक नई पार्टी बनाई आपने जेजेपी, लेकिन जब आप गठबंधन में गए, जिस तरीके से कोरोना काल में कहे, जैसे आप बता रहे कि शराब का कितना बड़ा कहे कि काम हुआ, उसके ऊपर मामले दर्ज होने चाहिए थे, क्या लगता है इनकी फाइल तैयार हो गई है ईडी में, सीबीआई में? वो डर है कि अब इनेलो बिल्कुल साफ सुथरी है, सत्ता से बाहर है, क्योंकि हम सत्ता में रह चुके। अब क्या लगता है इनकी फाइल तैयार है, इसलिए इनको डर लग रहा है कि हम इसमें, क्योंकि यहां तक बयान आ रहे हैं कि अगर दादा कहेंगे तो हम विलय भी कर देंगे पार्टी का इनेलो में। मोहन जी, अब इनके पास विकल्प नहीं बचा है। कांग्रेस के साथ जाने की इन्होंने मंशा जाहिर की, कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, आम आदमी पार्टी की तरफ से इनके अलायंस की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, कोई अन्य दल के साथ कोई ऐसा नहीं हुआ कि वो अलायंस करने के लिए इनके साथ तैयार हो। अब इनकी मजबूरी है कि विकल्प दूसरा बचा नहीं, अब केवल इनको दादा का, परिवार का ही सहारा नजर आ रहा है। अगर दादा की आड़ लेकर हम दोबारा परिवार में विलय कर दें और हमारी जो साख है वो बच जाए, हम लोगों में जाने लायक हो जाए। अब उस टाइम घोटाले कई हुए, तहसील का घोटाला हुआ, मंत्रालय किनके पास था? डिप्टी सीएम के पास। शराब घोटाला हुआ, मंत्रालय किनके पास था? डिप्टी सीएम के पास। कोई जांच नहीं हुई किसी तरह की, मगर फाइल तो तैयार हो गई ना। नहीं, मैं उसी बात पे आ रहा हूं। तो अब भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, जिनको भी साथ रखती है उनको फाइलें तैयार करके रखती है। अगर ये दबाव में नहीं है भारतीय जनता पार्टी के, तो मुझे बताइए जिस दिन अलायंस टूटा उसको आज कितने दिन हो गए, आज तक इतना मुखर होकर ये भारतीय जनता पार्टी के विरोध में इन्होंने कोई भी एक बयान दिया हो तो मुझे बताइए। अगर भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ धोखा किया है और हम भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे और उनके विरोध में हम चुनाव लड़ेंगे, और जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराएगी हम उसके साथ रहेंगे, चाहे हम अपना एक भी कैंडिडेट नहीं उतारे पर हम उनका समर्थन करेंगे। इतना तो इन्होंने कह दिया। तो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस रम नवाते इतना झुक गए थे, अगर हमें एक भी सीट नहीं देती लोकसभा की तो हम भी तैयार थे। मतलब वहां तो इसीलिए तो बिल्कुल लोग इस मंशा को
समझ गए। अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ तो इतना झुकाव है, अगर ये बिल्कुल ग्राउंड लेवल तक जाने के लिए तैयार है, जमीन तक झुकने के लिए तैयार है, और बाहर आने के बाद ये बातें दूसरी तरह की करते हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी से अलग होने के बाद सीएम साहब के साथ जो मीटिंग हो रही है दुष्यंत भाई जी की, उसके बाद जो लगातार इनके बयान है, कहीं बयानों में ऐसा नहीं आग्रह भारतीय जनता पार्टी ने इनके साथ धोखा किया और ये अलग हुए तो दोनों दल अलग अलग हैं, अब ये उनके विरोध में चुनाव लड़ेंगे, ये कहां नजर आ रहा है? तो जनता इसीलिए दुविधा में है। एक और मेरा बड़ा सवाल है, जिस तरीके से किसान आंदोलन हुआ, अभय सिंह चौटाला इनेलो से एकमात्र विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, इन्होंने कुछ नहीं किया और इनेलो दोबारा से गेन कर गई। इन्होंने नई पार्टी बनाई, मोहन जी सब कुछ नहीं कर पाए, यानी कि आप सत्ता की मलाई खाने के लिए उस वक्त चले गए जिसके खिलाफ आप लड़ रहे थे। जनता में इतनी नाराजगी, मतलब इनकी इतनी ठसक हो गई थी, और अब ये पार्टी जिस तरीके से लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, इनका प्रदेश अध्यक्ष जा रहा है, तमाम लोग इनके जा रहे हैं, क्या लगता है अब ये तीनों बाप बेटे की और माता की पार्टी रह गई, इसमें 4-5 जने ही रह गए? मोहन जी देखिए, पिछले जिस तरह मैं कई चैनल से बयान देख रहा था, जब किसान आंदोलन हुआ उस समय का बयान है पार्टी के ही बड़े नेता का, वो कह रहे हैं कि पहले तो एक कोरोना नाम की बीमारी आ गई, उस वजह से हम काम नहीं करा पाए, और उसके बाद ये किसान आंदोलन नाम की बीमारी आ गई, उसकी वजह से नहीं हो पाए। अब उस समय उन्होंने किसान आंदोलन को बीमारी का रूप दिया था। इनकी पार्टी की विधायक ने कहा था कि ये किसान नहीं है, ये तो भाड़े पे लाए हुए लोग हैं और कुछ विरोधी पार्टियों के लोग हैं जो फालतू की बकवास कर रहे हैं, ये किसान ही नहीं है। अब जिस तरह राजनीति लोग हैं, यानी कि जिनसे वोट लेते हैं उन्हीं को बीमारी बताते हैं, तो मैं गुस्सा कहीं ना कहीं लोगों में। अब इनको असल में समझ में आया है कि जो लोग उस समय थे जिनके खिलाफ आपने बयानबाजी करी, उस समय तो आप सत्ता में थे, नहीं बोल पाए, पर असली मौका जनता के पास आता है चुनाव के समय, जब वोट देने का समय आता है, जब नेता उनके सामने रूबरू होता है। अब उन्हीं किसान संगठनों ने, उन्हीं वोटरों ने और प्रदेश की जनता ने इनको दिखाने का काम किया है कि उस समय की जो आपने बयानबाजी की और सरकार के साथ रहकर सरकार का साथ दिया, जिस तरह से आपने हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर के किसानों पर दिल्ली नहीं जाने दिया, पंजाब के किसानों को और हरियाणा के किसानों को, जिस तरह से बैरिकेटिंग की, भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी ऐसी बैरिकेटिंग नहीं है। उस समय डिप्टी में सीएम साहब ने कोई विरोध नहीं किया सरकार का, या कोई बयान नहीं दिया कि इस तरह ये गलत हो रहा है किसानों के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए, इनको आंदोलन करने की अनुमति मिलनी चाहिए, दिल्ली जाने का रास्ता दिया जाए। तो अब ये ताजा ताजा उदाहरण लोगों के सामने है, तो वो कैसे भूल सकते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ? यानी कि सत्ता के नशे में आप चूर होते हो तो आपको ये जनता दिखाई नहीं देती, लेकिन अब जिस तरीके से पार्टी का बिखराव है, जिस तरीके से बातें आ रही है, पार्टी बिखर गई है। लगता है इनेलो सुप्रीमो इनको अपनी पार्टी में लेंगे, माफ करेंगे पोता को, बेटे को, तमाम लोगों को। मोहन जी इन्होंने तो, या फिर मेरा फिर वही सवाल आ जाता है, मैं उसी बात पे आ रहा हूं, राजनीतिक खेल है ये। नहीं ऐसा कोई नहीं है मोहन जी, मैं उसी बात पे आ रहा हूं। इन्होंने तो इंडियन नेशनल लोकदल को खत्म करके जीरो पे डाल दिया था, क्योंकि उससे पहले पार्टी को जो संभालते थे माननीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी संभालते थे। अभय भाई साहब सक्रिय रूप से राजनीति में कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं थे, चौटाला साहब को जेल हो गई थी और पार्टी के कार्यकर्ता बहुत ही मायूस बैकफुट हुए थे। जिस तरह अभय भाई साहब ने पार्टी को संभाला है, इस लंबे अंतराल के अंदर कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए, और जो इमेज अभय भाई साहब की लोगों के बीच में बनी हुई थी, उसके बिल्कुल विपरीत इमेज जो उन्होंने बनाई है, अपनी अच्छी छवि बनाई है। अभय जैसा दमदार व्यक्ति कोई नहीं है, जवान का धनी कोई नहीं है। हाँ, फर्क इतना है ना, वो झूठे कार्यकर्ताओं को, चापलूसी करने वाले वर्करों को, झूठी वाहवाही लूटने वाले लोगों को वो पसंद नहीं करता है। वो पसंद केवल उनको करते हैं जो पार्टी के लिए, पार्टी में काम करते हैं। उन्हें फर्जी लोग पसंद नहीं है, वो बात बेबाकी से अपने मुंह से कह देते हैं। तो अब जिस तरह से उन्होंने पार्टी को संभाला इस लंबे समय तक, और अकेले एकमात्र ऐसे विधायक हैं इंडियन नेशनल लोकदल के जो किसान आंदोलन में उनके समर्थन में उन्होंने जबान दी कि मैं इस्तीफा दूंगा, उस तारीख को इस्तीफा दिया और दोबारा से चुनाव जीत के आए। तो ये एक बात उन्होंने सिद्ध करके दिखाई है कि मैं जो कहता हूं वो करता हूं, इसीलिए लोग अब उन पे विश्वास कर रहे हैं। अब भी वो जो कहेंगे वो आगे फ्यूचर में करेंगे। तो ये जो बातें हैं ना, अब लोग उसमें एनालाइज कर रहे हैं। जो इनेलो का कोर वोटर है जो जेजेपी में चला गया था, वो अब धीरे धीरे पलायन करके दोबारा इनेलो की तरफ आ गया है। इनेलो के कोई ऐसे नेता नहीं है जो छोड़ के गए हो। मैक्सिमम आपको गिनवा सकता हूं सब पार्टी में जो उस समय जो रुके थे वो अब तक रुके हुए हैं। जेजेपी के अंदर जो भी नेता गए थे, इनका प्रदेश अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, एमएलए के जो विधायक के जो कैंडिडेट थे वो छोड़ के जा चुके। सिटिंग विधायक है, उन्होंने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया, पार्टी के पदों से। एक पत्रकार ने पूछा कि आप विधायक पद से इस्तीफा कब देंगे? बोलिए थोड़ी भविष्य की बात है, और मुझे लगता है वो विधायक से इस्तीफा इसलिए नहीं दे रहे, अभी मैं इस्तीफा दूंगा तो अभी आगे चुनाव विधायक के लंबे हैं, टाइम है, तो अभी विधायक पद का तो मजा लो, आप क्यों अभी से इस्तीफा देते हो? जेजेपी की पार्टी छोड़ने की शुरुआत
सबरवाल जी के यहाँ से हुई थी और उसके बाद एक सिलसिला नहीं। एक सिलसिला चल पड़ा। अहीरवाल में देखिए आपका इतना रुतबा नहीं था, क्योंकि अहीरवाल के लोगों ने ना इनेलो को इतनी जगह दी, एक आध दो जगह छोड़ दिया जाए तो कोसली बावल के अंदर, लेकिन तमाम जगह कहें अहीरवाल में इतना वर्चस्व इस पार्टी का नहीं है, ना जेजेपी का है। लेकिन जो हालात और स्थिति है, जिस तरीके से आप अभय चौटाला जी का जिक्र कर रहे हैं कि जुबान के धनी हैं, क्योंकि जुबान इन्होंने भी की थी 2019 में, जमुना पार कर देंगे, फलाना कर देंगे, बीजेपी का भ्रष्टाचार, वो डर लोगों में है। कहीं इस बार इनेलो का अगर हम जिता देंगे, वो फिर बीजेपी में ना चली जाए, उसके साथ जाकर के सरकार ना बना ले, क्योंकि उनका गठबंधन पहले रहा है। लोग डर रहे हैं इस चीज से अभी भी। मोहन जी, जिस समय इनेलो का बीजेपी से गठबंधन रहा, उस समय के भारतीय जनता पार्टी के नेता थे वो सिद्धांतवादी थे, नैतिक नेता थे, वो अपनी बातों पर खरे उतरते थे। पर जिस तरह से इन पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, जिस तरह वो विश्वास लायक नहीं है, जो वो जनता से, देश की जनता से धोखा कर सकता है, अपने बयानों से मुकर सकता है, देश के पहलवानों पर अत्याचार कर सकता है, किसी स्टेट पे केवल इसलिए वो बंदी से लगा सकता है कि वहां उनके पक्ष की सरकार नहीं है, प्रदेश की सरकारों की ग्रांट रोक सकता है, ईडी की रेडें डलवा सकता है, तो अब वो नेतृत्व नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास, अब जिन पे ऊपर अन्य दल विश्वास कर सके। अब जो भी भारतीय जनता पार्टी में दल जुड़े हुए हैं वो मजबूरी में है, दबाव में है। अगर स्वतंत्र बात करें तो वो उनके साथ रहना नहीं चाहते। और आप ये लोकसभा चुनाव का रिजल्ट देख लेना, अगर भारतीय जनता पार्टी के अमूमन तो लग नहीं रहा सीटें आएगी, सरकार बनेगी, अगर ये 150 भी सीटें रह गई और बहुमत जो इनके साथ अलायंस दल के लोग हैं उनके सीटों को मिलाकर भी अगर सरकार सत्ता में बहुमत हासिल कर लेती है ना भारतीय जनता पार्टी, तो वो दल छोड़ के चले जाएंगे उस समय इनको, क्योंकि उस टाइम में उनका दबाव खत्म हो जाएगा, वो भारतीय जनता पार्टी को कभी दोबारा में सत्ता में नहीं लाना चाहेगी। चलिए, अंतिम सवाल, जो ये लड़ाई का क्या लगता है, अंत होगा या ये भाइयों की लड़ाई है, दोनों पार्टियों की लड़ाई, जो बयानबाजी है उसका मैसेज क्या हरियाणा की जनता में जा रहा है? क्योंकि एक तरफ अभय चौटाला बयान दे रहे हैं, एक तरफ दुष्यंत चौटाला, अजय चौटाला, दिग्विजय चौटाला, और जिस तरीके से इनका जो मुझे एक घोषणा नहीं दिया जा रहा गांव के अंदर, जेजेपी का जिस तरीके से अजय चौटाला का विरोध हुआ, दुष्यंत चौटाला का विरोध हुआ, तमाम लोगों का विरोध हुआ, तो क्या अब ये लगता क्या है आपको, हकीकत किस रूप में इसको देखते हैं? क्योंकि हम इस खबर का एंड करेंगे, वीडियो बड़ा पड़ेगा। मोहन जी देखिए, जेजेपी के धीरे धीरे करके एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी सब छोड़ के जा रहे हैं, और यही डर इनको सता रहा है, कहीं से आपको अगर अब सहारा नहीं मिला तो जेजेपी केवल परिवार के लोगों तक सीमित रह जाएगी, जो भी लोग आए थे पार्टी के अंदर हैं वो सब छोड़ के चले जाएंगे। अब एक चीज मुझे बताइए, अभय चौटाला, अजय चौटाला भाई है ना, जब बड़ा भाई अजय चौटाला है, छोटा अभय सिंह चौटाला है, तो वो एक बार छोटे भाई को आदेश नहीं कर सकता क्या? या चौटाला साहब का नाम लेकर ही ये फालतू की बातें क्यों की जा रही है? जब इन्होंने पार्टी अलग की, क्या चौटाला साहब की अनुमति थी उस समय? जब क्या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से पूछकर इन्होंने पार्टी अलग की थी, विभाजन किया था, जिस समय सत्ता के अंदर 100% इंडियन नेशनल लोकदल की हरियाणा में सरकार बननी थी, उन्होंने उस एन मौके के ऊपर पार्टी का विभाजन किया, और पार्टी के जो लोग थे, जो लॉयल वर्कर थे, कार्यकर्ता थे, उनको भी दुविधा में डाल दिया, उनको मजबूर होना पड़ा। अब वो 2 हिस्सों में बट गए, जो कुछ लोग थे वो तीसरे हिस्से में छोड़ के चले गए। तो उस समय जब इन्होंने दादा का कहां मान सम्मान रखा, कब बात रखी, उस समय इन्होंने चाचा का कहां लिहाज रखा? मुझे एक बयान बताइए जिस बयान में अभय सिंह चौटाला ने कहा हो मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। उन्होंने तो खुद कहा था, अब ये कहते मेरे से एक बार, मैं तो मुख्यमंत्री भी इन्हीं को बना देता, पर मैं कहीं नहीं चाहता था कि पार्टी की टूट हो और हमारी पार्टी के जो मुखिया है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, उनका कहीं ठेस पहुंचे और मान सम्मान में दिक्कत हो। अब ये उनका सहारा लेकर ये फालतू की बयानबाजी हो रही है कि इन्हें लग रहा है पार्टी अब खत्म होने के कगार पे है, तो किसी तरह पार्टी को बचा लिया जाए और एक सहारा मिल जाए। आपको लगता कहीं एक ना हो जाए? नहीं होंगे, मुझे नहीं लगता। या फिर ये ओम प्रकाश चौटाला के पास जाके पांव में गिर जाए और मान ले गलती, मोहन जी, मोहन जी एक चीज बताइए, चौटाला दादा है इनके, माफ इनको कर दे। नहीं, परिवार है, दादा पोते को रहेंगे, ब्याह शादियों में मिलेंगे, वो आशीर्वाद भी देंगे, कोई दादा नहीं चाहता। राजनीति का है, राजनीति की आप बात करें तो राजनीतिक लिहाज से इन्होंने दादा की जो पार्टी है इंडियन नेशनल लोकदल, 5 साल अब सत्ता में रहे, इन्होंने कब उसका लिहाज किया, कब उनकी तरफ से उनको साथ लाने की कोशिश की? उस समय भी तो ये ला सकते थे कि हम सत्ता में हैं दादाजी, कोई बात नहीं है, हम इनेलो में पार्टी को मर्ज कर रहे हैं, इनेलो बीजेपी के साथ रहेगी, या आप हमारे साथ आइए, हम आपको साथ लाना चाहते हैं। पहले कब बयान आए ऐसे? कब पार्टी इन्होंने अलग बनाई? जब लगता है यही एक बड़ी चूक कर गए, बिल्कुल चूक कर गए। आने के बाद अगर ये बीजेपी की बजाय दादा के पास चले जाते तो सीएम भी होते। मैं कहता 100% दुष्यंत जी हरियाणा के मुख्यमंत्री होते अगर 10 सीट जीतने, कांग्रेस से अलायंस करना पड़ता। वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बड़े सुलझे हुए नेता हैं, बहुत बड़े कद के नेता हैं, उनकी बात को यहाँ के जो विधायक हैं, बड़े बड़े मंत्री, वो नहीं नकार सकते। निर्दलीय विधायक तो उनके
फोन करने से ही उनका समर्थन देने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि इतना रिगार्ड उनका है हरियाणा प्रदेश में अब भी। अब वो अगर निर्दलीय विधायकों को ये कहते हैं कि मैं सरकार बना रहा हूं, आप लोग मेरे साथ आइए, तो 10 के 10 ये सारे निर्दलीय विधायक उनके पास आके उनके साथ बैठ जाते, और फिर चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी, उनको मजबूर होना पड़ता है। अब भाई हम समर्थन चौटाला साहब को देंगे और मुख्यमंत्री ये बनते हैं, हरियाणा में इनकी सरकार होती है। चलते सवाल करूं, जब इनकी 10 सीटें आई तो दादा को खुशी तो हुई होगी कि मेरे पोतों ने अलग होकर के पार्टी बनाई, 10 सीट ले आए। नहीं, तो क्या लगता है उनको उनका आशीर्वाद लेना जरूरी था? नहीं, मुझे एक बताइए कि ये मुख्यमंत्री जब बने, इन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह में डिप्टी बने, जब कब दादा को बुलाया? क्या इनका नैतिक कर्तव्य नहीं था? जीतने हर बार गलती पे गलती जीतने के बाद इनका नैतिक कर्तव्य नहीं? बिल्कुल गलती पे गलती की है। इतने चूर हो गए कि किसी को कुछ मत समझो, केवल दिखावे के लिए दो चार फोटो तो जरूर डली, कहीं ब्याह शादी में मिल गए, वो हो गए। ये कब इन्होंने दादा से कहा कि आप, मैं उप मुख्यमंत्री बन रहा हूं, आप मेरे शपथ ग्रहण में आइए? कब इन्होंने कहा कि आप मेरे दादा हैं और मैं अपनी राजनीति में जितनी भी मैंने वर्चस्व कायम किया है, जिस तरह में गेनिंग की है, मैं सारा समर्पित आपको करता हूं। देवीलाल का नाम लेते हैं, दादा का नाम, देवीलाल तो परदादा है, आज तक का नाम ले लिया, दादा की इज्जत किया। भाषणों में कहां इन्होंने कभी चौटाला साहब का नाम लिया? देवीलाल जी की नीतियों को गाते थे कि देवीलाल जी, अरे दादा के साथ आप पार्टी में रहे, इंडियन नेशनल लोग की सरकार में रहे, जिसकी उंगली पकड़ के चल के आपने बड़े हुए, आपने सत्ता में चाबी आपने बनाई, सत्ता संभाली। आपने कभी भी अपने भाषण में उस दादा की जो कार्यशैली है, जो उनकी उपलब्धियां थी, उनका जिक्र नहीं किया कि इंडियन नेशनल लोकदल में जिक्र किया, दादा को भूल गए। तो ये बड़ा विश्लेषण विनय यादव जी ने किया, ये हमने आपको पूरा दिखाया कि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से इनेलो और जेजेपी में अब बयानबाजी का दौर शुरू हुआ है, हरियाणा की जनता उसको बड़ी एकाग्रता से देख रही है। कहीं ना कहीं जेजेपी फंस गई है, जिस तरीके से उनको चुनाव प्रचार में नहीं जाने दिया जा रहा, उनका विरोध हो रहा है, पार्टी के लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो जेजेपी के अस्तित्व पे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे किसी नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।